वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ दबा रही थी, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना है तो मेरा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं, थैंक्स, लेकिन ये सिम किस नाम से ख़रीदी गई है मुझे पता नहीं। मैंने कहा, एक बार एक्टिवेट होने दीजिए, जिसने आपको ये सिम दी है उसी के नाम पर होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, पूना। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, पूना ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप पूना में रहते कहाँ हो? लड़की बोली, नहीं नहीं, पुणे में कोई काम नहीं, ना ही मेरा घर है वहाँ। तो मैंने उत्सुकतावश पूछा। वो बोली, दरअसल ये तीसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और पुणे से चौथी ट्रेन पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद? लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी ये अल्लड़ सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहे शादी कर लो, जब जैसा कहे वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताजुब हुआ, मगर अपने ताजुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हो आप? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। कौन? मेरे प्रश्न ख़त्म नहीं हो रहे थे। पुणे से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई, बोली, वाओ, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ आपके घर में कौन कौन है? उसने बड़ी होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर पर कोई भी हो सकता है, मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने काउंटर मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाई और बधाई दी और पूछा, कितने साल की हो गई हो? वो बोली, 19 की। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी। वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 37, यानी मैं 18 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उसे पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी है। खुद की तारीफ सुनकर वह खुश हुई। बोली, मुझे उन जनाब ने, मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था कि जब भी घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी लेते हुए कहा, उसने तुझे मुझ जैसे अनजान मुसाफिर से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा बताना। मैंने उसके प्रेम की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 4 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी, बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, एक बेटी है 8 साल की और एक बेटा है 3 साल का। ये देखो उनकी तस्वीर। मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकला, वाओ, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुई तब मैं कुवैत में जॉब करता था, एक पेट्रोल कंपनी में। बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ दी? मैंने कहा, बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन जा ना सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूं, तब भी घाटे का सौदा है। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन इसका लाखों का। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों के साथ नहीं ले जा सकते थे? मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजर कर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना। आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार? मैंने परिवार को चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैं कुवैत वापस गया था, लेकिन अपना इस्तीफा देकर वापस लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए? कैसे रहे और कैसे गुजरा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की और ये भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था।
उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, घर, परिवार। बिल्कुल सही, लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। महक ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम महक है। मैंने 2 टूक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भागने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी जवानी के किए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटेगा। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में है तो ये नज़रिया गलत है। मगर सामाजिक नज़रिया यही है। वो अपने नीचे के होठ दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। मैंने कहा अगर मैं उसे उस दिन भगाकर ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी ना पीती। इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी ना हो तो ना हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि महक की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। महक और उसके मंगेतर की बातें होने लगी फोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले हमारी यहाँ रीत है। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई मैंने तुड़वा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में महक कभी भी खुश नहीं रह सकती, ना उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यहाँ ये है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट पिया और मैंने भी लड़की को तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा फैसला जैसा हो, जो हो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति वो सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं है। ना ही तुम्हें प्यार का असली मतलब पता है अभी। उसने पूछा क्या है प्यार का सही अर्थ? मैंने कहा तुम प्यार में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा प्यार है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये प्यार है। फायदा नुकसान नहीं सोचा, ये प्यार है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में प्यार का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने प्यार को भरा, क्या वो प्यार में नहीं है? यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो प्यार में नहीं बल्कि होशियारी हीरोगिरी में है। जो प्यार में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, 4 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता है, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता है। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो सातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू प्यार में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे। प्यार में उसकी पहचान तक मिट गई थी। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैस था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो सातिर होता तो कैस से मजनू ना बन पाता। फरहाद ने सीरी के लिए पहाड़ों को खोद नहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो प्यार में था। प्यार में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया। किसी मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल दिया, किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच हवस को हासिल करने का नाम प्यार नहीं है। प्यार समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे प्यार में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक खो सी गई। उसकी खिलखिलाहट और खिलड़ापन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा
प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, ना पानी पिएगी। जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, ना दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता है। आजकल गली मोहल्ले में हर तीसरे लौंडे लपाटे को जो प्यार हो जाता है वो प्यार नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की का चेहरा का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्री उसी तरफ थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। तो आपको ये कहानी शायद बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।